नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देश भर की बड़ी खबरों के साथ दस्तक। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज एक ऐसा शेर पढ़ा जिसने कई लोगों को खामोश करने के बजाय और ज्यादा बोलने के लिए प्रेरित कर दिया है। कोयला घोटाले को लेकर हंगामा और बवाल मचा हुआ है और अब खामोशी की वकालत और मोटा माल के आरोप इसमें शामिल हो गए हैं। सरकार और विपक्ष में जबरदस्त तरीके से ठन गई है। कांग्रेस और बीजेपी में टकराव है। प्रधानमंत्री ने कोयला घोटाले पर आज बयान संसद में रख दिया। सरकार बार बार बहस करने पर जोर देती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि मानने को तैयार ही नहीं हो रही। इस किचकिच में सवाल यह है कि घाटा किसका हो रहा है। सीधा सा जवाब हम अगर आपके सामने रखें तो कम से कम आज तक के मुताबिक यह घाटा सिर्फ आपका और हमारा हो रहा है। देखिए सबसे पहले ये रिपोर्ट। कोयला घोटाले पर घमासान में खामोशी भी और हंगामा भी, चाल चरित्र पर सवाल भी, मोटा माल पर बवाल भी। कोयला घोटाले पर प्रधानमंत्री ने जब अपनी खामोशी तोड़ी तो खामोशी की ही वकालत की। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू। इससे पहले प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में कोयला घोटाले पर बयान देना चाहते थे, कोशिश भी की, लेकिन बीजेपी ने ऐसा हंगामा किया कि प्रधानमंत्री को अपना बयान संसद में रखना पड़ा। प्रधानमंत्री ने बीजेपी पर संसदीय व्यवस्था के उल्लंघन के आरोप लगाए। I wish to assure the country that we have a very strong and credible case. The observations of the CAG are disputable and they will be challenged when the matter comes before parliamentary committee, the parliamentary accounts committee. प्रधानमंत्री ने अपने बयान में सीएजी की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए और कहा, सीएजी ने कहा है कि 2006 में तत्कालीन प्रशासनिक निर्देशों में सुधार करते हुए बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती थी, लेकिन सीएजी का ऐसा मानना गलत है। सीएजी की यह टिप्पणी उन सुझावों पर आधारित है जो जुलाई अगस्त 2006 में कानून विभाग ने दिए थे। जो उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को बचाने की कोशिश की है, जबकि लॉ मिनिस्ट्री की बात बिल्कुल सही है। उन्होंने जो सुझाव दिया वो सही है और आज भी उस सुझाव को फिर से हमारे दोनों नेताओं ने दोहराया कि आप या तो ये जितने सारे 142 जितने सारे आवंटन हैं वो सब कैंसिल करिए और बिडिंग करवाइए। इतने साल हो गए, 2004 में निर्णय हुआ और 2012 में आकर के सीएजी ने जब ये कहा है तब उस पर ये बात कर। सीएजी ने कोयला ब्लॉक आवंटन में 1,86,000 करोड़ के घाटे की बात की है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने बयान में इस आंकड़े पर भी सवाल खड़े किए और कहा, अगर हम ये मान भी लें कि कोयला ब्लॉक आवंटन में प्राइवेट कंपनियों को फायदा हुआ, तब भी सीएजी के आंकड़े पर तकनीकी पॉइंट्स के आधार पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। एनडीए के कई मुख्यमंत्रियों पर सवाल खड़े करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा, हकीकत सामने है और ये साफ लगता है कि सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है वो कई जगहों पर गलत है। प्रधानमंत्री की सफाई के कुछ घंटे बाद बीजेपी के दिग्गजों के पूरे कुनबे ने एक साथ बैठकर सरकार के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेट लिया और मोटा माल मिलने के आरोप मढ़ दिए। रेवेन्यू तो जरूर आया है, लेकिन वो सरकारी खजाने में नहीं आया, वो कांग्रेस पार्टी के खजाने में आया है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से नेता प्रतिपक्ष के नाते ये आरोप लगा रही हूं कि इन कोल ब्लॉक आवंटन की यदि निष्पक्ष जांच हो जाए तो सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी साथ में कटघरे में खड़ी होगी और बराबर की दोषी साबित होगी। सीधे सीधे देहाती भाषा में कहूं, इस अलॉटमेंट में कांग्रेस पार्टी को मोटा माल मिला है, मोटा माल। नेता विपक्ष के आरोपों ने कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया। सरकार के 3 मंत्री सामने आए और मोटा माल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। I think such phrases should be avoided. अब आप पूरे घटनाक्रम पर गौर करें तो साफ हो जाएगा कि सरकार और विपक्ष ने संसद के बाहर मोर्चा खोल लिया है। प्रधानमंत्री को भी अपनी सफाई संसद के बाहर देनी पड़ी। फिर बीजेपी ने प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल खड़े किए
और फिर सरकार के 3 मंत्रियों ने विपक्ष को घेरा। यानी पिछले कुछ दिनों से हंगामा होता है, फिर खामोशी और फिर हंगामा, लेकिन इससे नुकसान तो आम आदमी का ही हो रहा है। संसद चल नहीं रही और गौर करने वाली बात यह है कि 25 लाख रुपए प्रति घंटा का नुकसान होता है अगर संसद में कामकाज नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से ज्वलनशील मामला यह बन गया है कोलगेट, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी मौजूद हैं, बीजेपी के राज्यसभा में उपनेता, रेणुका चौधरी जी मौजूद हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, और मनीष सिसोदिया हमारे साथ मौजूद हैं, टीम अन्ना के अहम सदस्य। सबसे पहले रेणुका जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी अपनी खामोशी से तमाम सवालों के आबरू को बचा रहे हैं। बात जरा समझ में नहीं आई, खामोशी और सवालों की आबरू, ये लिंक नहीं समझ में आ रहा। शराफत को कमजोरी नहीं माना जाता है, तो बेहतर का भाजपा ये बात पहचान ले और समझ के आगे चले। जब हम प्रधानमंत्री हाउस में आए थे कहने के लिए, बताने के लिए, जो आरोप ये लोगों ने हम पे लगाया है, तो जवाब देने जब तैयार होके आ गए तो ये क्यों भाग जा रहे हैं? ना सुनने की हौसला और सच कहने की हिम्मत, दोनों खो गए हैं। नहीं रेणुका जी, अगर आप इस तरीके से कह रही हैं कि विपक्ष के पास सुनने का हौसला नहीं है, तो रविशंकर जी अभी हमारे साथ मौजूद है। रविशंकर जी, क्या आप प्रधानमंत्री के बयान को सुनना ही नहीं चाहते थे? क्या आपके पास इतना दमखम या हौसला ही नहीं बचा है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी आज आरोप लगा रही? पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आपने चर्चा शुरू की है कि कितना लाखों बर्बाद हो रहा है जनता का बिकॉज संसद नहीं चल रही है, तो मैं आपके दर्शकों के जानकारी के लिए 2 बातें बताना चाहता हूं जी। 2G में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजा वही कर रहे जो एनडीए ने किया था, और जीरो लॉस की बात कपिल सिब्बल ने कही थी। और जो 2G स्पेक्ट्रम का प्राइस 2008 में 1658 करोड़ रुपए तय किया गया, वही चिदम्बरम साहब ने जीओएम में 2012 में 14,000 करोड़ बेस प्राइस तय किया। और अजय बाबू, 9 जोन है देश में, अगर 9 को गुना करिए 14,000 करोड़ से, तो यह संख्या 126,000 करोड़ आती है सिर्फ बेस प्राइस पर। तो सीएजी की बात सही थी। 3G का एलोकेशन ऑक्शन से हुआ हम लोग के दबाव पर सदन में। आपके वायरलेस लूप का हुआ 67,000 करोड़ के लक्ष्य के खिलाफ भारत सरकार को 1,30,000 करोड़ रुपए की राशि कमाई हुई। तो हमारे दबाव से और गैर पारंपरिक संसदीय आचरण से देश को फायदा हो रहा है। पहले आप ये बात समझिए, क्योंकि इनकी सरकार चर्चा कराती है, अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करती है। रविशंकर जी, लेकिन यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी पूछिए ना। रविशंकर जी, लेकिन एक मुद्दा यहां पर है, और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हर कोई लगा रहा है। आपके सहयोगी दल भी मानते हैं कि चर्चा होनी चाहिए। चर्चा क्यों नहीं होने देना चाहते आप? क्यों नहीं प्रधानमंत्री का बयान कम से कम सुनने दिया गया? कम से कम आपको भी जानकारी होती है प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं संसद में। देखिए, पहली बात, हमारे एलाइज को हम आपसे अधिक जानते हैं। सारे एलाइज हमारे साथ हैं। एआईडीएम के इस विषय पर साथ है, टीडीपी साथ है, और कई इनके सहयोगी भी बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं इनके भ्रष्टाचार से। हमने अच्छा क्या आपने सवाल किया, आज तक के दर्शकों को मैं बताना, 1 मिनट रेणुका जी अपनी बारी का इंतजार करिए। हमने 2G पर बहस की कि नहीं की? क्या शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई हुई शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद? सुरेश कलमाडी को चार्जशीट नहीं किया गया। लाली साहब सीओ प्रसार भारती, जिन्हें 100 करोड़ एक्स्ट्रा देकर के टेलीकास्ट राइट बेचा, उनके खिलाफ सीबीआई को कुछ नहीं मिला। तो यह है 2G की हाल। राष्ट्रपति खेलों का हाल। 2G में प्रधानमंत्री ने कहा मैं पीएससी के सामने पेश होऊंगा। छोड़िए पीएससी की बात, रविशंकर जी, लेकिन कहाँ पहुंच गए रविशंकर जी, लेकिन एक बुनियादी सवाल है, प्रधानमंत्री एक मंत्रालय के जिम्मेदार हैं। इस नैतिकता के आधार पर वो संसद में बयान देना चाह रहे थे। 1 हफ्ते संसद नहीं चली, कोई बात नहीं, आज वो बयान देना चाह रहे थे, तब भी अपनी बात नहीं रख पाए। क्या ये सही है? सिर्फ इतना बता दीजिए। जी बिल्कुल, जवाब बिल्कुल सीधा है। पहली बात, 2G में राजा जेल गए सीबीआई की इंक्वायरी के होते हुए। दयानिधि मारन का इस्तीफा हो गया। प्रधानमंत्री जी 5 साल कोयला मंत्री थे। 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ। अगर पीएम की ईमानदारी हम तब समझते कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये 142 या 45 ब्लॉक के लोकेशन को कैंसिल करते और तब बात करते। आज भी हमारे नेताओं ने बात कही है। तो आप सिर्फ स्टेटमेंट दे देंगे, सिर्फ करेंगे बहस कर लीजिए, लेकिन जो उत्तरदायित्व का विषय आएगा, अकाउंटेबिलिटी का विषय आएगा, जो मैंने पूर्व की चर्चा की, आप उससे भाग जाएंगे। और आप चाहे वो मैं जेपीसी का मेंबर हूं,
चाहे जेपीसी की जांच हो, चाहे पीएससी की जांच हो, उस जांच में आपके लोग पूरी बाधा डालेंगे। तो अजय बाबू, मैं बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं जी। संसद का काम बहस करना भी है, संसद का काम दायित्व निभाना भी है। तो आप अकाउंटेबिलिटी नहीं निभाएंगे, जवाबदारी नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग पायदान कूद रहे हैं। कम से कम प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए था। रेणुका जी, इस चर्चा में आपको शामिल करते हैं। देखिए, मैं एक बात कह रही हूं, आप आरोप और इल्जाम लगाए जा रहे हैं एक के ऊपर एक। क्या ये देश के जितने हमारे पब्लिक है जो देख रहे हैं पार्लियामेंट को, उनकी हक नहीं बनती सच पहचानने के लिए और जानने के लिए? फैसला वो करेंगे ना। बीजेपी हमें इल्जाम भी लगाएगी, फैसला भी वही करेंगे, वो जुर्माना भी वही लगा देंगी और हमें सुनते बैठना चाहिए। हम ये कह रहे पार्लियामेंट में आइए, हाउस चलने दीजिए, बहस करिए, पब्लिक देखेगी, फैसला वो करेंगे। आप पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, आप भाजपा के हेडक्वार्टर्स को संसद सभा बना के वहां चला रहे हैं और हम लोग आके मीडिया में पीटीआई का यहां जाके हम सफाई दी। ये क्या तरीका है? ये लोग बहुत दिनों से ये कोशिश में, आप जानते हैं कि जब पार्लियामेंट चल रही थी ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाते थे और वहां दिखते थे। दूसरों को लगा लगा के नकाब ये कोशिश बहुत कर चुके। भाजपा आज के दिन कंप्लीटली पॉलिटिकली बैंकरप्ट है। चलिए, ये कर रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हैं कि बीजेपी बैंकरप्ट है, लेकिन जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, जो लोगों की तरफ आप इशारा कर रही है, उस टीम के अहम सदस्य आप हमारे साथ उस टीम के अहम सदस्य आप कह रहे हैं कि हम करते हैं। आप एनडीए सरकार में जब थे, जब कोल ब्लॉक 4 नंबर से लेकर आप आए थे तो 41 नंबर तक, तो आपने किस कानून के इस्तेमाल करके आपने दिया था? रेणुका जी, इस सवाल का आपने जो बीजेपी के बैंकरप्सी की बात कही है उस पर हम अभी चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन पहले मनीष जी हम आपसे बात करना चाहेंगे। जरा ये बताइए कि बीजेपी और कांग्रेस की इस तनातनी में क्या कुछ हो रहा है? कोल ब्लॉक का मामला आप लोगों ने बड़े जोर शोर से उठाया था। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भाषण लिखा या दिया, मुझे लगता है वो उनकी चुप्पी जैसा ही है। उन्होंने चुप्पी का शब्द शेर में तो किया, लेकिन जब मैं वो सुन रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया कि चुप्पी से भी देश में भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता उनकी, और उनके भाषण से भी दूर नहीं हो सकता। अगर भ्रष्टाचार दूर हो सकता है या कोल ब्लॉक की सच्चाई सामने आ सकती है तो एक्शन से आ सकती है, जांच से आ सकती है। 2 बुनियादी चीजें जो हम लगातार मांग रहे हैं कि कोल ब्लॉक का आवंटन तुरंत रद्द किया जाए, और दूसरी बुनियादी चीज जो एसआईटी की जांच बिठाई जाए, निष्पक्ष जांच बिठाई जाए। सीबीआई से इसकी जांच नहीं हो सकती। ये बात अच्छी बात है कि आज इन्होंने बीजेपी के लोगों ने भी उठाई, बीजेपी के सांसदों ने, सुषमा स्वराज जी ने एक बात संसद में रखी। लेकिन मैं रविशंकर प्रसाद जी के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं कि बिना नीलामी के आवंटन को अगर वो वास्तव में मानते हैं कि अपराध हुआ है, वास्तव में मानते हैं कि करप्शन हुआ है, तो बिना नीलामी के लिए आवंटन करने के लिए सरकार को कुछ मुख्यमंत्रियों ने परेशान किया, माने उनको फोर्स किया था, लेटर लिख के चिट्ठियां लिखी थी। उन मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा भी वो अपने मांग में शामिल करें या अपने एक्शन में शामिल करें, तो देश के बीच में एक अच्छा संदेश जाएगा कि वास्तव में कोई गंभीर होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहा है। लेकिन केंद्र में राजनीति और राज्यों में राजनीति और इससे जनता में मनीष जी, रविशंकर जी हमारे साथ बैठे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जवाब भी दे सकते हैं। रविशंकर जी, आपको लूट के खा गए। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, इस कोल ब्लॉक के एलोकेशंस में मुख्यमंत्री ने 2 बातें कही थी। एक कही थी कि जो उनके यहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको डिस्टर्ब मत करिए, और दूसरा क्या कहा, अगर आप नीलामी करते हैं तो रॉयल्टी का एक हिस्सा प्रदेशों को भी मिलना चाहिए जहां कोयला की खदानें हैं। उनकी यह आपत्ति अजय बाबू 2005 में आ गई थी। उस आपत्ति को इनकी सरकार ने 2006 में रिजेक्ट कर दिया था, और श्री प्रकाश जायसवाल ने कानून पास करते समय सदन में कहा था, सारे प्रदेश के खान मंत्रियों ने समर्थन कर दिया है। आज प्रधानमंत्री को वो बातें कहनी चाहिए थी। और आज मैं फिर आपके चैनल पर आपके दर्शकों के लिए एक बात कहने जा रहा हूं। 2010 में एमएमडीआर का कानून बदल गया, ऑक्शन से होगा, और इसके बावजूद उसके नोटिफिकेशन को डिले कराया गया। और मैं 3 तारीख दे रहा हूं अजय बाबू, 14/10/2011 को एपी इस्पात को ब्लॉक दिया गया बिना स्क्रीनिंग कमेटी के, 1/11/2011 को सीजी स्पॉन्ज को दिया गया, और 1/11/2011 को एसकेएस इस्पात को दिया गया। तो ऑक्शन का कानून बनने के बाद
उसकी धज्जियां उड़ाते हुए पुराने नियम से बिना स्क्रीनिंग कमेटी के ये 3 ब्लॉक दिए गए। रेणुका जी बताना, रेणुका जी से इसका जवाब देते हैं। रेणुका जी, एक बात कंप्लीट कर दूं, बस एक बात कंप्लीट कर दूं जी। 93 से 2005 में 70 ब्लॉक अलॉट होते हैं 12 साल में, और 2006 से 2009 में 145 ब्लॉक अलॉट होते हैं। नए नियम को रोका जा रहा है और कहा जा रहा है आओ नियम बदलने वाला है। आपने ब्लॉक रविशंकर जी, आपने 3 प्रमुख बातें कही, उत्पादन में नहीं आया है। रविशंकर जी, आपने 3 प्रमुख बातें कही। रेणुका जी, इसका जवाब देने दीजिए। रेणुका जी, पहली बात यह केंद्र ने राज्य सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया था 2005 में। दूसरा, 3 आवंटन किए गए 2011 में, जो रविशंकर जी ने कहा, और तीसरा कि पॉलिसी को डिले किया गया जानबूझकर। कांग्रेस का क्या जवाब है इन 3 मुद्दों पर? सीधा बड़ा चालाकी से बोल रहे हैं रविशंकर जी, मैं उनकी मजबूरी समझ सकती हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम राज्य सरकारों से संपर्क किए थे और हम उनकी सलाह पूछे थे, तो उन्होंने उसके विरुद्ध थे कि नहीं, हमारी हिस्सा खत्म हो जाएगी, कोई बाहर का आदमी है कि आके हमारा कोयला उठा के दूसरे इलाके में वो इंडस्ट्री लगा देगा, तो हमारी फायदा होना चाहिए, हम फैसला करेंगे। राज्य सरकारों का अभिप्राय लेते हुए ही ये हम आगे बढ़े थे। अब ये कहते हैं, उसमें इल्जाम लगा दिए कि आपने डिले कर दिया। फिर हमने कहा कि भाई चर्चा आगे ले जाए, तो इसीलिए हमने लॉ मिनिस्ट्री से संपर्क करे कि इसको आगे बढ़ाने की तरीका क्या है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई, डिमांड बढ़ गई, स्टील, सीमेंट और बिजली की जरूरत पड़ी। देश के अवाम के लिए हम कोशिश करते गए और हमने उसको आगे बढ़ाने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, इतने सालों में इतने ही थे जब उतनी डिमांड नहीं थी, उसके बाद इतने आपने दे दिए, डिमांड उतनी बनी, और फिर कह रहे हैं कि राज्य सरकारों का अभिप्राय को हटा के हम बात कर रहे हैं। नॉट एट ऑल, मोस्ट ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। चिट्ठियां हैं इनके चीफ मिनिस्टर से। मैं एक बात बता दूं अजय बाबू, मैं सुना रही हूं कोल ब्लॉक कौन से इलाकों में है। ऐसे नहीं कि देश भर में हर एक स्टेट में हमारे पास ढेर सारे कोल ब्लॉक है। कोल ब्लॉक कई इलाकों में है। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? अजय जी, इसमें मेरा क्या उनको जानकारी नहीं थी? चलिए, तो यहाँ पे बात फिर मुख्यमंत्री पर भी आ रही है। कहानी को अभी सीधा जवाब दे दिया। कुछ कहना अगर इनके कहने में एक दिन का भी सच है तो हाउस में आके बोलिए ना। नहीं, रेणुका इसके ऊपर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन मनीष जी से रहना चाहते हैं इसके बाद। मनीष जी, इस मामले में पूरे इस मामले में सरकार और कांग्रेस ने पूरी तरह से देश को कंफ्यूज किया है। जब ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी तो इन्होंने चिल्लाना शुरू किया है तो सिर्फ ड्राफ्ट रिपोर्ट है। इसी चैनल पर रेणुका जी बैठी थी उस दिन मेरे साथ में, आपके चैनल पर। उन्होंने कहा ड्राफ्ट रिपोर्ट है, ड्राफ्ट रिपोर्ट में तो कुछ भी लिखा हो सकता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ एक भी चीज आ जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि सस्ती बिजली देनी थी इसलिए किया गया। उसके बाद कहा कि डिमांड बढ़ गई थी इसलिए किया गया। अभी ये नई चीज कहने लगे हैं कि चीफ मिनिस्टर्स ने लिखा था इसलिए किया गया। तो देश को आज प्रधानमंत्री जी चुप रह के, या कम से कम चुप रहे बिना और भाषण में स्पष्ट रूप से ये बता देते कि किया किस लिए गया था, इतना कंफ्यूज क्यों किया गया, अगर कुछ उनको पता था। कुछ स्पष्ट नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने। और दूसरी बात मैं रविशंकर जी से भी कहना चाहता हूं कि अजय संचेती जी, जो आपके अध्यक्ष जी के नितिन गडकरी जी के बिजनेस पार्टनर हैं, उनको भी एक कोल ब्लॉक आवंटन हुआ है, उसकी ओर भी ध्यान दीजिए। उसको भी आवंटन को आप रद्द करवाने की मांग करिए। रवि जी एक छोटा जवाब, इसके बाद हम रेणुका जी से जवाब लेंगे। बहुत सीधा जवाब है मनीष जी। अजय संचेती जी गडकरी के बिजनेस पार्टनर नहीं है, उनको केंद्र ने अलॉट नहीं किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिडिंग करके, नीलामी करके, ऑक्शन के माध्यम से एक ज्वाइंट वेंचर बनाया, जिसमें 51% स्टेट गवर्नमेंट पार्टी है, वो 49% है। इस स्क्रीनिंग कमेटी से नहीं मिला है, पर यह बात आप फैक्ट कर लीजिए, वो हाईएस्ट बिडर थे, सबसे अधिक नीलामी बोली। एक मिनट अजय जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। रेणुका जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लिखती पढ़ती हैं। कोयला को अलॉट करने का अधिकार भारत सरकार का है कानून के अंदर, राज्यों का नहीं है। अगर ये इतनी ईमानदार थी तो शिवराज सिंह चौहान को और नीतीश कुमार को दिल्ली आकर धरना नहीं देना पड़ता अपने आप बिजली के लिए। देखिए, इन्होंने देश को झूठ बोला है। मैं फिर बीमारी से बोल रहा हूं, बिजली की मांग हो रही है
और जितना 145 दिया गया रवि जी समय हमारे पास कम है, प्रोडक्शन नहीं सीधे रवि जी समय हमारे पास कम है। रेणुका जी के लिए दो सवाल है, माफ कीजिएगा आपके बीच में रोका। रेणुका जी एक सीधा सा जवाब दे दीजिए। जो तमाम मसले हैं, जो तमाम आवंटन है, आपकी सरकार कह रही है कि आवंटन किया गया, कोयला निकाला नहीं गया। जब ऐसी स्थिति है तो इन आवंटन को रद्द कर दीजिए ना, दिक्कत क्या है? बस बहुत सही कहा आपने, रद्द करिए आप। देखिए एक और डिमांड का फायदा क्या था? दो बातें हैं, मैं जरा इस पे क्लियर कर दूं। एक जो रवि प्रसाद जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ही फैसला करती है, ये गलत है। केंद्र सरकार अपने आप में फैसला नहीं करती है। जो भी हमारे पास एप्लीकेशन आते हैं, जो जो सरकार से संबंधित है, जहां जहां कोल ब्लॉक है, हम उनको भिजवा देते हैं और फैसला वो खुद बताएंगे कि इनकी ये ड्यू डिलीजेंस हो चुका है, ये कहाँ का आदमी है, क्या है, ये सब कुछ देखभाल करके ही ये एप्लीकेशन क्लियर होती है। हम अपने आप में फैसला मान लिया रेणुका जी कि आपने सारे मान लिया, रेणुका जी मान लिया फर्ज किया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की तमाम चीजों को मानकर फैसला लिया। फैसला मान लीजिए कि आपका सही भी है, लेकिन अगर उस पर आपत्ति उठ रही है, कोयला खोदा नहीं गया है, तो रद्द कर दीजिए आवंटन को। क्या एक मिनट नहीं, ये ऐसा थोड़ी ना चलती है सरकार कि जब कोई उठ के आ जाते हैं, हाउस में बात सुनना नहीं चाहते, हमारा बात हम कह नहीं पाते हैं और हम कैंसिल कर दें इनके कहने पे। तो इनके रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में जब ये सरकार में बैठे थे, कोल एलोकेशन नंबर 4 से 41 तक जो इन्होंने दिया, रिट्रोस्पेक्टिव में हम कैंसिल कर दें? मान लीजिए, उनको कहिए मानेगा क्या? टेलीकॉम लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं, याद दिलाना पड़ेगा। चला रहे सर्कस नहीं, इनको समझना चाहिए। चलिए तो इतने चलिए, तो ऐसा लगता है बैठ के समय दरअसल भूल गई रेणुका जी माफ कीजिएगा, समय हो रहा है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार अभी अपने रवैये पर बिल्कुल टिकी है और हम नहीं लड़ रहे, हम हाउस में आने तैयार हैं। और विपक्ष अपने बात पर टिकी है कि संसद को नहीं चलने देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के बयान का कोई मतलब नहीं है, जांच से आगे बात नहीं बनती। यानी कि अभी कम से कम दोनों पक्षों में बातचीत की कोई सुलह दिखाई नहीं दे रही है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम हम इंतजार करेंगे कि कब ये देश कुछ मसलों पर एक सहमति बनाते हुए आगे बढ़ पाएगा। धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।